हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जॉन विक बोल रहा होता है, सीनियर पता आपको पता है कुछ टाइम पहले ना मैं लगभग भरोसा नहीं किया करता था। मैंने कभी किसी गॉड को प्रे ही नहीं करा क्योंकि मेरा मानना है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अभी कोई तो मिस्टीरियस फोर्स है जो कि चीजों को खराब कर रही है और अब मुझे लगता है कि सच में ये चीजें एग्जिस्ट करती है। दाऊजी बोल रहा होता है अगर मैं सच बोल रहा तो मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम इतने श्योर क्यों कि कोई ये सब करवा रहा है। जॉन विक बोल रहा होता है जब मैं आपसे पहली बार मिला था उससे लेकर टीचर जियांग के बर्थडे तक, इसके बीच में आपके साथ में कुछ हुआ ना? आपको लगा कि आपकी बॉडी में कुछ अजीब है और आपने उसके साथ में डील भी कर लिया है। सीनियर ब्रदर बोल रहे होते अच्छा लगता है कि वो गोल्डन मार्क देने वाले तुम थे। जॉन विक बोल रहा होता है देखो यहाँ पे चीजें काफी क्लियर हो चुकी है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ। इस दुनिया में मैं ही वो इंसान जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ और अभी उसके लाइफ के ऊपर खतरा आ रखा है और कहीं ना कहीं तुम्हें चीज पता है कि आखिर चीजें क्या है। अगर तुम मुझे नहीं बता देना कि आखिर ये सब क्या है तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हाँ, मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। दाऊजी बोल रहा होते है जूनियर ब्रदर क्या तुम लक पे भरोसा करते हो? सीनियर ब्रदर बोल रहे होते हैं एंशिएंट टाइम के अंदर एक दिन बहुत ही बड़ा तूफान आया और तुम्हें पता है उस टाइम काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर हुआ करते थे जिन्होंने गाँव वालों को चाम दिया। उन्हीं ने सभी को बताया कि इस वर्ल्ड के अंदर एक गुड लक होता है और एक बैड लक होता है। ये दोनों ही इन एंड यान एनर्जी की तरह है। अगर किसी बंदे के पास में लक है तो वो हमेशा के लिए लकी नहीं हो सकता, कभी ना कभी उसको बैड लक तो घेरता ही है। और वहीं कुछ स्पेशल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए हम किसी को बैड लक दे भी सकते हैं। इसे नॉर्मली लोग कर्स करना बोलते हैं और काफी सारे लोग इसे ब्लैक मैजिक का भी नाम देते हैं। जॉन विक बोल रहा होता है आपके कहने का मतलब है कि मेरे को किसी ने बैड लक दिया है? सीनियर ब्रदर बोल रहे होते हैं हर 3 दिन के अंदर मेरे को बैड लक घेरता रहेगा। नॉर्मल पॉसिबिलिटी ये है कि उसके साथ में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो और हायर पॉसिबिलिटी ये है कि वो मर सकती है। जॉन विक बोल रहा होता है लेकिन आपने तो बोलता है कि जो गुड लक और बैड लक होता है वो बैलेंस यिन एंड यांग की तरह होता है, तो फिर आखिर मेरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बैड लक ही क्यों आ रहा है? दाऊजी बोल रहा होता है देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला तो ये कि जो बंदा पैदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बैड लक से ही हुआ है। ऐसे बंदों को स्टार ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारी मेई है वो तो बचपन से इतनी लकी नहीं थी, इसका मतलब वो स्टार ऑफ डार्कनेस तो नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बचता है कि पक्का से इसको किसी ने कर्स किया है। जॉन विक बोल रहा होता है कर्स कैसे कैसे कर सकते हैं? दाऊजी बोल रहा होता है इसके तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है काली गुड़िया बनाना, दूसरा तरीका होता है किसी के ऊपर स्पेल कास्ट कर देना। हम किसी का पुतला बना के उसके अंदर सुई चुभाते हैं ना तो भी उसको फील हो जाता है। बहुत सारे सेक्ट है जो कि ये काम करते हैं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि ये काम किसने किया होगा। ऐसे तरीकों का यूज करते हुए जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर होते हैं ना वो अपनी पावर को काफी बढ़ा देते हैं। जितना ही ब्लैक मैजिक वाले की पावर बढ़ती जाती है ना उतना ही कर्स पर्सन का बैड लक खराब होने लगता है। पता है कर्स करने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, उस बंदे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। तुम ये पता लगाने के लिए कि मेई के ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है तुम उससे पूछ सकते हो कि आखिर वो लास्ट कुछ दिनों के अंदर किस किस से मिली है, स्पेशली तब जबकि उसका बैड लक स्टार्ट नहीं हुआ था। शायद इन्वेस्टिगेशन करने से तुम्हें पता चल जाए। दाऊजी बोल रहा होता है मैं तुम्हारी जितनी भी हेल्प कर सकता था मैंने कर दिया है। जो भी बंदा मेई के ऊपर दिक्कतें लेके आ रहा है ना वो बहुत ही पावरफुल बंदा है। इतने पावरफुल बंदे को मैं तो ऑफेंड नहीं कर सकता। जॉन विक बोल रहा होता है वैसे भी आपने हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर दी है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ दिनों के लिए यहीं पे रुके, एटलीस्ट तब तक जब तक कि सनमई का मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। आगे जॉन मई के घर पे आ गया होता है। जॉन बोल रहा होता है चलो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के अंदर तुम्हें माइनर सी इंजरी हुई है। जॉन विक बोल रहा होता है मैं क्या मैं तुम्हारे बैंडेज चेंज कर दूं? मई बोल रही होती है नहीं नहीं मेरी मॉम ये कर देंगी। जॉन बोल रहा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, टेंशन मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। मई सोच रही होती है आखिर इतना सीरियस मजाक क्यों करता है। जॉन विक बोल रहा होता है मई क्या भी कुछ दिनों के बीच में तुम्हारा किसी अजनबी से फिजिकल कांटेक्ट हुआ है क्या? भले ही वो स्कूल में हुआ हो या घर पे, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुम बहुत सारे स्ट्रेंजर से मिली होगी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मई बोल रही होती है मेरे कुछ भी होने से पहले मैं 2 लोगों से मिली थी, एक तो सेकेंड हैंड फर्नीचर मार्केट में उन ब्यूटीफुल सिस्टर से, और उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद में तुम भी तो वहाँ पे आ गए थे ना? हाँ, लेकिन तुम उनसे मिल नहीं पाए थे। जॉन सोच रहा होता है मैं श्योर हूँ कि सब लू ने तो नहीं करा, वो किसी को मारने के लिए इतना वेट तो कर ही नहीं सकती, वो तो किसी को भी एक झटके में ही मार देती है। मई बोल रही होती है कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त लिन जियाओना का बर्थडे था, तो मैं ना उसके घर पे गई थी डिनर करने के लिए। तभी उसकी एक दोस्त आ रखी थी जिसको मैं नहीं जानती। वैसे वो लड़की थी, कोई लड़का नहीं था, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, और स्कूल के अंदर भी मैं बहुत से इंटरेक्शन नहीं रखती। जॉन विक बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है। जॉन विक बोल रहा होता है क्या तूने सिर्फ और सिर्फ डिनर किया था और कुछ नहीं किया था? मई बोल रही होती है और हम कुछ कर भी कर सकते थे। हम लोगों ने पहले साथ में डिनर किया, फिर बातें करी, फिर टीवी देखा, उसके बाद में मैं घर पे आ गई। जॉन विक बोल रहा होता है वैसे उस लड़की का नाम क्या था? मई बोल रही होती है उस लड़की का नाम रॉन्ग था।
वैसे क्या मुझे यहाँ पे कुछ करना था? जॉन विक बोल रहा होता है नहीं नहीं तुमने तो काफी अच्छा आंसर करे। वैसे क्या तुम्हें नींद आ रही है? मेई बोल रही होती है मुझे क्यों नींद आएगी, अभी तो शाम के 7 ही बज रहे हैं। लेकिन तभी जॉन अपनी पावर का यूज करते हुए मेई को सुला देता है। जॉन सोच रहा होता है अब जाके मुझे पता चल चुका है कि आप बैड लक को कंट्रोल कर सकते हो, तो इसका मतलब बैड लक भी एक टाइप की सेंस ही है। इसका मतलब अगर मैं सही से मेई की बॉडी के अंदर ढूंढूंगा तो मुझे बैड लक मिल जाएगा। काफी देर ढूंढने के बाद में जॉन विक बोल रहा होता है फाइनली मुझे मिल गया। फिर जॉन विक मेई के बॉडी के अंदर से बैड लक को खींच के बाहर निकाल देता है। जॉन विक सोच रहा होता है दिखने में तो ये चीज बहुत ही बेकार है, मैं ये देख के बता सकता हूँ कि ये मेई की बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है। मेई के माइंड के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स थी जिसमें ये सबसे अलग था। एक आउटसाइडर की तरह ये साइड में उन सभी को इफेक्ट कर रहा था। फिलहाल इस बैड लक को मैं अपने माइंड में रख लेता हूँ। एक बार मैं ये चीज फिगर आउट कर लूँ कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक करूंगा। आगे जॉन विक एक बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है। जॉन विक बोल रहा होता है फाइनली मुझे ये लड़की दिखी गई। इस मोटी लड़की का नाम है ईरोंग। मेई के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो लड़की मोटी होगी और छोटी होगी, उसके बाल ब्लॉन्ड कलर के होंगे और उसके हाथों में काफी सारे टैटू होंगे। सच में लड़की तो भीड़ में भी पहचान में आ रही है। तभी जो रोंग होती है वो कार के अंदर अपना चेहरा देखने लगती है। फिर वो कीज निकालते हुए बोल रही होती है पक्का से इस गाड़ी वाले के पास में बहुत सारा पैसा होगा, तो तुम्हें अपने कार को रिपेयर कराना चाहिए। ये बोलते हुए वो कार के ऊपर स्क्रैच मार देती है। तभी पीछे से साइकिल वाली लड़की आते हुए बोल रही होती है सिस्टर आखिर आप कैसी हो? रोंग बोल रही होती है अच्छा ये तुम हो क्या, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? वो लड़की बोल रही होती है हाँ सिस्टर लेकिन आप आज स्कूल नहीं आई थी। ठीक है फिर मैं फिलहाल के लिए घर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, अगर आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए होगी ना तो आप मेरे पास में कभी भी आ सकती हो। रोंग बोल रही होती है ठीक है अपना ख्याल रखना। उस लड़की के जाने के बाद में रोंग बोल रही होती है मेरे सामने कितना कूल बननी थी ना। ये बोलते हुए उसके टायर की हवा निकाल देती है। जॉन बोल रहा होता है मैंने बुरे दिल वाले बहुत सारे लोगों को देखा है लेकिन इससे कड़ा दिल तो किसी का भी नहीं देखा। आगे हम देखते रात हो गई होती है और रोंग अपने घर पे आ गई होती है। रोंग बोल रही होती है जो ये टीवी सीरीज है तो बहुत ही बोरिंग है, पर अच्छी बात तो ये है कि आज मैंने दिन में बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो मैंने उस गाड़ी के ऊपर स्केच मार दिया, फिर साइकिल की हवा निकाल दी, फिर मैंने जाके उस ओल्ड मैन को चेक करा जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम ब्लैक मैजिक किया था। जब उन अंकल ने बताया कि डॉक्टर ने उनको बोला है कि वो हमेशा व्हील चेयर पे रहेंगे और कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे, तब तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर मैं सिस्टर इनके पास में गई और उनको बोला प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए जिससे कि उनके फेस के स्कार्स ठीक हो सके, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि अपना फेस ठीक करा सके। बिना किसी बात के लगी फायर की वजह से उनका फेस जल चुका है और उनका बॉयफ्रेंड भी उनको ठीक कराने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ही ब्लैक मैजिक की वजह से सिस्टर इनकी हालत हुई है। पहले वो अपनी ब्यूटी पे काफी ज्यादा फ्लेक्स किया करती थी लेकिन अब वो बिना मास्क से कहीं बाहर नहीं निकल सकती। मैं जितने भी टारगेट बनाती हूँ ना उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर देती हूँ। वैसे जब मैं अपने दोस्त नाना के बर्थडे पार्टी के अंदर गई थी तो मुझे वहाँ पे एक लड़की मिली थी ना, उसका नाम शायद से सनमई था। वो लड़की सनमई तो बहुत ही खूबसूरत थी और उससे ही बेकार बात तो ये है कि उसके जो फादर है ना वो बहुत ही बड़ी स्कूल के अंदर रेपुटेड डीन है। जल्दी ही उनका प्रमोशन होने वाला है और वो वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे। कुछ दिनों पहले उसके डेट अखबार में भी आए थे। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की मारी जाए। एक लड़की जिसके पास में अच्छा फिगर है, अच्छा लुक्स है और अच्छे बैकग्राउंड है, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आखिर गॉड एक इंसान को इतनी परफेक्ट चीजें कैसे दे देता है। वैसे एक काम करते हैं ना, चीजों को तेज करने के लिए मैं जाके फिर से उसे कर्ज कर देती हूँ। देखते हैं आखिर अभी तक उसे कितनी हड्डियां फ्रैक्चर हुई है। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड फील हो रही है। उस लड़की को तबाह होते हुए देखे मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। सीन चेंज होता है, मैं रोंग के दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक स्पिरिट बोल रही होती है तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो ना। पता है जब मैं यंग हुआ करती थी ना तब मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर है। 2-3 साल पहले तो मुझे अपनी पावर का रियलाइजेशन तक नहीं था, लेकिन फिर मैं अपने ड्रीम के थ्रू अपने माइंड में आ पाई और फिर मुझे पता चला कि मेरे पास में कितनी कमाल की पावर्स है। जो मेरे माइंड में ये ट्री है ना, ये एविल थॉट्स को एब्जॉर्ब करते हुए एक सीड बनाता है जिसको कि मैं रियल लाइफ के अंदर समन कर सकती हूँ और किसी के बॉडी के अंदर प्लांट करके उसको बैड लक दे सकती हूँ। जितने भी लोग जिनको देख के मुझे बुरा लगता है, मुझे जलन होती है ना, उन सभी को मैं बैड लक दे देती हूँ। बेकार बात तो ये है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 ही सीड्स है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा पाए हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लकी लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उन सारे के सारे लकी लोगों को खत्म कर दूं। एविल ट्री तुम्हें और मुझे साथ में मिलकर इस दुनिया को बहुत ही दुख देने हैं। लोगों का दुख देख के ना मुझे बहुत ही मजा आता है। ऐसा नहीं है कि बचपन से मेरे साथ में कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, लेकिन शायद से मैं पैदा ही डेविल हुई थी जिसकी वजह से मुझे लोगों के दुख को देख के काफी ज्यादा मजा आता है। तभी उसके माइंड के अंदर जॉनी का जाता है जो कि उस एविल ट्री को उखाड़ देता है। रोंग बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो। फिर जो रोंग होती है अपनी आंखें खोल लेती है। रोंग बोल रही होती है आखिर तुम मेरे घर में कहाँ से आए और तुम्हारे हाथों में मेरा एविल ट्री क्या कर रहा है। अभी क्या मेरा ट्री मुझे वापस करो। जॉन विक बोल रहा होता है तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें वापस कर दूं।
तुमसे घटिया दिल वाला इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कि बिना किसी बात के सिर्फ और सिर्फ लोगों को हार्म करने का सोचती है। रॉन्ग बोल रही होती है लड़के, आखिर तुम हो कौन और बिना किसी बात के तुम मुझसे मैट्री ले क्यों रहे हो। जॉन विक बोल रहा होता है तुम्हारे से लोग ना जिंदा रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को मौत दे देना एक बहुत ही चीप चीज होगी। मैं तुम्हें जो दूंगा ना वो मौत से ही बढ़ के होगा। आज तक तुमने लोगों को बहुत सारी तकलीफें दी है, कितने लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को तुमने खत्म कर दिया है। अब मैं तुम्हें उन सभी का दर्द एक साथ में फील कराऊंगा। फिर जॉन वहाँ पे रॉन्ग को पूरी तरीके से पागल कर देता है। जॉन विक बोल रहा होता है भले तुम अपने अपर बॉडी को यूज नहीं कर सकती और तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से पागल हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जो ये सोल है ना तुम्हें मिल रही हर एक दर्द को फील कर पाएगी। मैंने मेंटल असाइलम वालों को कॉल कर दिया, वो तुम्हें लेके चले जाएंगे। जब तुम्हें असाइलम के अंदर हायर डिग्री के टॉर्चर होंगे ना, तब तुम्हारी ऊपर वाली बॉडी को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी सोल को बहुत ही दर्द फील होगा, जो कि तुम भी फील कर पाओगी। और ये हेल वाली जिंदगी तुम्हारी मौत तक चलती रहेगी। आगे जॉन विक अपने घर पे आ गया होता है। जॉन विक सोच रहा होता है शायद से लोगों को कर्ज करना इस लड़की की सुपर पावर थी, जो कि मैंने इसे छीन ली है। जॉन विक बोल रहा होता है जो ट्री है ना, ये मेरी मेंटल पावर को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छी बात तो यह है कि मैं जितना पावर 1 घंटे में क्रिएट कर पाता हूँ ना, उसका 1/3 भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसका मतलब अगर ये मेरी बॉडी में रहता भी है तो भी ये मुझे कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। और मेरा दिमाग इस ट्री के लिए कैद बन चुका है। जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसको यूज कर लूंगा। फिर जॉन एक करके रॉन्ग के बनाए हुए हर एक टारगेट के अंदर से ब्लैक मैजिक को बाहर निकाल लेता है। जॉन विक सोच रहा होता है सच में मिस फॉर्च्यून ट्री के पास में काफी कमाल की पावर है। मेरी पावर मिलने के बाद भी ये मेरी पावर को काफी ज्यादा अजीब बनाया जा रहा है। मेरी जो सेंसेस थी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और ये ट्री चाह रहा है कि मैं पावर के लिए भूखा हो जाऊं, लेकिन मैं इसके थॉट्स को सप्रेस कर सकता हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं इसकी पावर को कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तभी जॉन के फोन पे मेरी कॉल आता है। मेरी बोल रही होती है जॉन तूने मेरे लिए जो एमुलेट खरीदा था ना, वो तो टूट गया। जॉन बोल रहा होता है अच्छा वो टूट गया। मेरी बोल रही होती है शायद से जब मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था ना तब वो टूट गया होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पूरे के पूरे 500 युआन वेस्ट हो गए। जॉन सोच रहा होता है अब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर जो मेरी थी वो कार एक्सीडेंट से बची कैसे। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब ये एमुलेट उसके जेब में था। जॉन बोल रहा होता है मेरी तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा कार से एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई। क्या ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है? हो सकता है कि उस एमुलेट ने तुम्हारी जान बचाई हो। मेरी बोल रही होती है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं भी ये सेम बात बोल रही हूँ। वैसे जॉन तुम्हें पता है मेरे घर में ना आज कोई भी नहीं है। जॉन बोल रहा होता है लेकिन बता दाली के शॉप पे आज काफी ज्यादा काम था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। मेरी बोल रही होती है ठीक है फिर अपना काम कर लो। जॉन बोल रहा होता है परेशान मत हो, काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। मेरी बोल रही होती है अपने प्रॉमिस को तोड़ना मत। जॉन सोच रहा होता है वो दर्जी का जो दिया हुआ एमुलेट था ना वो तो टूट गया है। इसका मतलब है कि सच में सिया बदर के पास में तो काफी ज्यादा कमाल की स्किल्स है। इनका एडवांटेज तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। आगे जॉन विक दाली के शॉप पे आते हुए बोल रहा होता है बदर दाऊजी आखिर आप कौन सी मूवी देख रहे हो? दाऊजी बोल रहा होता है मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चों के कैसे बाहर कैसे निकलते हैं। फिर जॉन विक बोल रहा होता है वैसे बदर आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, इसी वजह से मैं आपके लिए काफी ज्यादा कमाल का खाना लेके आया था। आपको ना पक्का से खाना और ड्रिंक बहुत ही पसंद आएंगे। शाम के खाने के लिए मैंने मटन मंगवाया है। दाऊजी बोल रहा होता है जूनियर बदर आप तो बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या तुम इस खाने में जहर मिला के मुझे रीइंकार्नेट करना चाहते हो? जॉन विक बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आज के दिन ना बहुत ही फ्री था तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज सीनियर बदर के साथ में कुछ ड्रिंक करते हैं। हम सभी लोग सेम सेक्स से बिलोंग करते हैं और अभी हम दोनों के बीच में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। दाऊजी बोल रहा होता है जॉन विक तुम एक काफी अजीब इंसान हो जिसको मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। तुम कभी कभी काफी एटीट्यूड रखते हो और कभी कभी ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि तुम सच में मेरे जूनियर ब्रदर हो। तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर साफ दिखता है कि तुम एक बहुत ही झूठे और क्रूअल इंसान हो, तो तुम्हारा मुझसे इतना चेंज बिहेवियर होना बिल्कुल ही पच नहीं रहा। जॉन विक बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं आप तो मेरे ऊपर गलत ही शक कर रहे हो। दाऊजी बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, मुझे काउंट करने दो, चेक करने दो कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। मुझे मेई को एमुलेट दिए हुए 3 दिन हो चुके हैं तो अभी तक तो वो टूट गया होगा। उसके कर्ज के हिसाब से हर 3 दिन में तो साथ में कुछ ना कुछ तो बुरा होना था। लगता है कि शायद से मेरी वजह से मेई बची है। जॉन विक बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर सच में आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर वो बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर पक्का से आपके पास में बहुत सारे एमुलेट्स होंगे, क्या आप मुझे 50 एमुलेट्स और दे सकते हो? मैं तो आपका जूनियर ब्रदर हूँ ना, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। दाऊजी बोल रहा होता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे अकेला होना है। जॉन विक बोल रहा होता है ब्रदर देखिए आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। दाऊजी बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या जो मेरे एमुलेट्स है वो गाजर मूली है? एक एमुलेट को बनाने में काफी सारा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और मैं तो यहाँ पे एमुलेट लेके भी नहीं आया हूँ। तभी जॉन उनके पास में से एक एमुलेट बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है ये क्या है? दाऊजी बोल रहा होता है आखिर तुमने ये कब निकाल लिया?
जॉन विक बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरे हाथ और मेरी आंखें काफी तेज चलते हैं। मैंने देखा कि आपके गले के बाहर एक रोप निकल रही है। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया कि आपने कोई ना कोई तो चाम लटका रखा है। वो दाऊजी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, ये एक मैजिकल वेपन है जो कि मैंने खुद के लिए बनाया है। जॉन विक बोल रहा होता है, अच्छा कि ये मैजिकल वेपन है, फिर तो ये और भी कमाल का है। सीनियर पता मैं आपके साथ में बिल्कुल भी गलत नहीं करूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको 500 युआन दिए थे ना, अब मैं आपको इसके लिए 1000 युआन दूंगा। दाऊजी बोल रहा होता है, 1000 मेरी चीज के लिए बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। जो इसके अंदर जेड लगा हुआ है ना, उसकी कीमत 8000 युआन है। तुम्हें पता है इसके अंदर ना फैट जेड लगा हुआ है, अगर तुम उसके प्राइसेस को चेक भी करोगे ना तभी वो तुम्हें 8000 से तो कम नहीं मिलेगा। और ऊपर से मैं इस एमुलेट के ऊपर 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। जॉन विक बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर मैं छोटा हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। जो फैट जेड होता है ना वो व्हाइट होता है, लेकिन ये चीज तो ग्रीन है। ये चीज ये शो करता है कि ये ऑर्डिनरी सफेयर स्टोन है। दाऊजी बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर तुम्हारी चीजों को लेकर नॉलेज काफी ज्यादा कमाल की है। जॉन विक बोल रहा होता है, देखो मुझे पता है कि इसके अंदर काफी सारी मेहनत लगी होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें इसके लिए 3000 दे दूंगा। दाऊजी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं इस चीज के लिए मान जाता हूँ। जॉन विक बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर आप तो मेरे लिए बिल्कुल किसी फैमिली की तरह हो, आपके जो पैसे है ना वो बाद में आपको बहुत दाली दे देंगे। दाऊजी बोल रहा होता है, देखो जूनियर ब्रदर जो मेरी का मैटर था तो सोल्व हो चुका है ना, तो अब तुम्हें मुझे लेकर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जॉन विक बोल रहा होता है, सच में आपके साथ में टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा सीनियर ब्रदर, आप एक बहुत ही कमाल के इंसान हो। अगर आपको कभी भी हैंग आउट करने का मन करे तो आप मेरे पास में आ सकते हो। दाऊजी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जॉन विक बोल रहा होता है, ठीक है हम बाद में मिलेंगे। फिर कार के पास में जाते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, कभी भी मन करे ना। दाऊजी बोल रहा होता है, तुमसे मिलने के बाद मुझे यहाँ पे आने का मन कभी नहीं करेगा, उम्मीद है कि हमारी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी। तभी वहाँ पे दाली आते हुए बोल रहा होता है, मास्टर क्या सीनियर ब्रदर जा रहे हैं? वैसे आपको पता जो सीनियर ब्रदर है ना वो काफी ज्यादा बातूनी इंसान है। कल पूरी रात भर इन्होंने मुझसे काफी सारी बातें करी थी, मुझे तो बहुत ही नींद आई थी पर ये मुझे सोने नहीं दे रहे थे। पता है इन मास्टर का ना हाथ भी काफी तेज चलता है, इनके साथ में रहते हुए हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। जॉन विक बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें पता ना कि मैं कितना कमाल का हूँ, मैंने इनको सरप्राइज करके रखा था। वैसे तुम्हारे गैराज के अंदर 2 दिन के लिए रुके थे, इन्होंने कुछ अजीब तो नहीं करा ना? दाले बोल रहा होता है, नहीं इन्होंने कुछ खास अजीब तो नहीं करा, पर एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। आज सुबह ये मुझे बोल रहे थे कि मैं इनको किसी स्टोन शॉप पे लेके जाऊँ। फिर जब हम स्टोन शॉप पे गए ना तब इन्होंने वहाँ से एक जेड खरीद लिया। आपको पता है उस जेड में ना कुछ भी खास नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा जेड था। उसकी कीमत बहुत ही कम थी, वो मुश्किल से 100 युआन का था। मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने इतना सस्ता जेट खरीदा ही क्यों, ऐसा जेट खरीदना तो कोई पसंद नहीं करता। जॉन सोच रहा होता है क्या 100 युआन से भी सस्ता था? दाले बोल रहा होता है, बता जॉन क्या हो गया, आखिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जॉन विक बोल रहा होता है, नहीं बस मुझे किसी को मारने का बहुत ही मन कर रहा है। फिर ऑफिस में बैठते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, जो कभी ना सीनियर ब्रदर था ना ये तो बहुत ही अविल इंसान निकला। तभी जॉन की नजर जाती है एक नोट पे जो कि सीनियर ब्रदर ने उसके लिए छोड़ा था। सीनियर ब्रदर ने लिखा होता है, जूनियर ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ही चीप सा जेट दिया है, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही बेकार नहीं है, ये उतने ही कमाल के जितने की महंगे जेट के। देखो तुमने भी मुझे मिलने के लिए अच्छे तरीके से बुलाया नहीं था, तुमने मुझे किडनैप कराया था, तो अब यहाँ पे हमारा मैटर सॉल्व होता है। जॉन विक सोच रहा होता है, वापस आने के बाद मुझे पहला सा इंसान मिला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहीं जो सीनियर ब्रदर होते वो सोच रहे होते, इस बार माउंटेन से उतरने के बाद मुझे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है, इस वजह की किस्मत को मैं देख नहीं पाया। ऐसे लोग जो कि बहुत ही कमाल के होते हैं और उनका फॉर्चून बहुत ही डीप होता है, उनकी सोचों को देख ही नहीं पाता। ऐसे लोगों के साथ में होने से सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज होती है, या तो आप काफी ज्यादा ग्रो करेंगे या फिर तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मेरे जैसा ताविश के लिए यही बेटर है कि मैं इस बंदे को अवॉइड करूं। फिर दाऊजी बोल रहा होता है, मास्टर मैं आपके फॉर्चून के बारे में आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ ना तो आपको जल्दी एक फ्री टिकट मिलने वाली है। अगर आपको मिल जाए ना तो आप मुझे जीपे कर देना, और अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरी प्रेडिक्शन फेल हो गई। सीन चेंज होता है, हमें जियानिंग सिटी मेंटल असलम का सीन दिखाया जाता है। रॉन्ग को देखते हुए न्यूट्यूब बोल रही होती है, टीचर क्या यही वो लड़की है जिसको आपने डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहती थी? वैसे लड़की कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। स्टार्कविन बोल रही होती है कि सच बताओ ना तो मुझे इसके एज के बारे में पता नहीं था। जब मैं एक मिशन के लिए कुआनलिंग जा रही थी ना तब मुझे एक दोस्त मिली थी, उसने मुझे टैलेंटेड लड़की के बारे में बताया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसकी एज इतनी होगी। न्यूट्यूब बोल रही होती है, उससे ही बड़ी बात तो ये कि ये पागल हो चुकी है। स्टार्कविन बोल रही होती है, पता ही आज सुबह ही पागल हुई है। नर्स बोल रही होती है, क्या सच में आप दोनों पेशेंट की फैमिली से हैं? जो इनके अटेंडिंग डॉक्टर है ना उनकी छुट्टी हो चुकी है। अगर आपको इन कंडीशन के बारे में और भी कुछ जानना हो ना तो फिर आप कल आ सकती हो। स्टार्कविन बोल रही होती है, क्या मैं इन पेशेंट से मिलने के लिए एक बार भी नहीं जा सकती? मैं सिर्फ देख के आ जाऊंगी। नर्स बोल रही होती है, नहीं अभी जो पेशेंट की इलनेस है ना
वो अभी काफी ज्यादा हाई स्टेज पे है। भले ही आप इनकी फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपको पहचान नहीं पाएंगी। हो सकता है कि ये किसी खतरनाक या धाधा चीज से आपके ऊपर अटैक कर दे, जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो जाओ। तो इसी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट अलाउड नहीं है। स्टार्कवियन बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं कल आऊंगी इनसे मिलने के लिए। ये बोलते हुए स्टार्कवियन अपने पावर का यूज करते हुए रोंग को चेक करने लगती है। स्टार्कवियन बोल रही होती है, इस वुमन का जो माइंड का स्पेस था ना, वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग के अंदर कोई बाढ़ आई थी जो कि इसको पागल करके चली गई। और अजीब बात तो ये है कि मैं इसके माइंड के अंदर से जॉन विक की पावर को महसूस कर पा रही हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं नैन्सी को, जिससे कि उसके असिस्टेंट बोल रही होती है, यंग मिस मैंने जॉन विक की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। इसके अंदर जॉन विक के प्रेफरेंसेस, फैमिली बैकग्राउंड और सभी के बारे में लिखा हुआ है। नैन्सी बोल रही होती है, तुम्हारा इतना हार्डवर्क करने के लिए शुक्रिया, अब जाओ और जाके रेस्ट कर लो। जब वो डॉक्यूमेंट को चेक करने ही वाली होती है, तभी वो बोल रही होती है, मैं जाके अपने सिस्टर से एक बार बात कर लेती हूँ। जैसे ही वो मिरर के ऊपर पड़े हुए कपड़े को हटाती है, उसकी सेकंड पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। ह्यूमिंगबर्ड बोल रही होती है, मेरी प्यारी सिस्टर फाइनली तुम अपना गुस्सा भूल गई और अब तुम मुझसे बात करने के लिए आई गई हो। नैन्सी बोल रही होती है, गुस्सा होने वाली तो बात ही है ना, आखिर तुमने वो सब क्यों किया? जब जॉन विक मुझसे मिलने के लिए आया था ना, तब तुमने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया था। तुम्हें बताओ कि अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ जो कभी भी वो हरकतें नहीं करेगी जो कि तुमने करी थी। ह्यूमिंगबर्ड बोल रही होती है, मेरी प्यारी बहन अभी तुम काफी इनोसेंट हो, टेंशन मत लो। जो मेंस होते हैं ना, उनको ये सारी चीजें काफी पसंद आती है। नैन्सी बोल रही होती है, लास्ट टाइम मुझसे मिलने के बाद में जो जॉन विक है ना, उसने मुझे कांटेक्ट नहीं करा। वो अब ऐसे बिहेव करा जैसे कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। ह्यूमिंगबर्ड बोल रही होती है, अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा तो एक काम करो, तुम इनिशिएटिव ले लो। नैन्सी बोल रही होती है, लेकिन तुमने तो सब प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी भी उसके प्राइवेट लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करोगी। तो अगर हम उसको कॉल करते तो ये तो इंटरफेयर करना ही हुआ ना। ह्यूमिंगबर्ड बोल रही होती है, प्रॉमिस मैंने किया था, तुमने नहीं। और आखिर तुम यहाँ पे घबरा किस चीज से रही हो? वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद में तुम्हें समझ में आ चुका है ना कि जॉन विक के 2 और लवर्स है जो कि रात दिन उसका पीछा कर रही है। यहाँ पे जेलस होने का कोई फायदा नहीं है। ये याद रखो कि तुम एक नोबल लेडी हो, तुम कभी भी नॉर्मल लोगों से हार नहीं सकती। नैन्सी बोल रही होती है, लेकिन तुम्हें तो पता ना कि मैं इन सारी चीजों में अच्छी नहीं हूँ। नैन्सी बोल रही होती है, मेरी प्यारी बहन जब ऐसे मोमेंट आएंगे ना, तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगी। कैसा रहेगा तुम कल जॉन विक को मिलने के लिए बुलाओ। अब वक्त आ चुका है कि हम जॉन विक के साथ में अपने रिलेशन को आगे बढ़ाए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी बोल रही होती है, मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम है नैन्सी डेवेंसिर और मैं डेवेंसिर फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। मेरा यहाँ पे आने का कोई और रीजन नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जॉन विक की वजह से आई हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे स्कूल के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, इसी वजह से किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास सबसे पहले आती है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए तुम्हारे बारे में पता चला। टेंशन मतलब मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करेगी। लीना बोल रही होती है, तो फिर आके तुमने यहाँ पे मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? नैन्सी बोल रही होती है, तुम्हें और मुझे हम दोनों को ही पता है कि जॉन विक सिर्फ और सिर्फ मेरी को पसंद करता है। हम लोग उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ स्टॉकर्स की तरह है जिनको वो बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सही तरीके से ट्रीट करता है। लीना बोल रही होती है, तो फिर क्या तुम चाहती हो कि मैं जॉन विक के ऊपर क्विट कर दूं? नैन्सी बोल रही होती है, तुम गलत समझ रही हो। मेरा बोलना है कि हम दोनों के यहाँ पे अलायंस बना के काम करना चाहिए। समर वेकेशन को स्टार्ट हुए कुछ दिन हो चुके हैं और अभी वो जॉन विक है ना, अपना पूरा का पूरा दिन भर का टाइम मेरे के साथ में स्पेंड करता रहता है। वो तुम्हें या मुझे कभी भी गलती से कॉल नहीं करता। कुछ दिनों के अंदर तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा और यही सेम काम मैं भी करने वाली हूँ। वही जो जॉन विक है वो ट्राई करेगा कि वो हम लोगों से कम मिले और ऐसे ही हमारी जो समर वेकेशन है वो बेकार में ही वेस्ट हो जाएगी। लीना बोल रही होती है, ओपन छुपने में काफी बेहतर है। आखिर में वो वेकेशन पे सभी छुपते रहेंगे और हम उनके साथ में डेट पे भी नहीं जा पाएंगे। नैन्सी बोल रही होती है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि हम दोनों को अलायंस बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग काम करते हैं, जॉन विक किसी के भी हाथ नहीं आएगा। हमें कैसे भी करके जॉन विक को सन में से थोड़ा दूर रखना होगा। हम एटलीस्ट इतना तो कर दे कि वो दिन भर साथ में न रहे। इस समर वेकेशन के अंदर हम जॉन विक को अपने प्यार के अंदर फंसाने का ट्राई करेंगे। जिसके पास में जितनी अच्छी एबिलिटी होगी वो जॉन विक को हासिल कर लेगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, इसी प्लेन के साथ में जॉन विक का समर वेकेशन इन तीनों लड़कियों के साथ में स्पेंड होना स्टार्ट हो गया। वेकेशन के पहले ही दिन नैन्सी बोल रही होती है, जॉन बहुत ही कमाल की मूवी लगी हुई है, क्या हम देखने के लिए चले क्या? फिर थिएटर में आने के बाद में नैन्सी जॉन विक को किस करते हुए बोल रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बजाने के लिए। फिर वेकेशन के सेकंड डे जॉन विक मे के साथ में सेम मूवी देखने के लिए आता है। मे बोल रही होती है, मूवी कितनी सीरियस है ना? जॉन बोल रहा होता है, ये मूवी ही तो है, आखिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मे बोल रही होती है, तुम कब से मुझे पॉपकॉर्न खिलाए जा रहे हो, अगर मैं इतना ही खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी ना। तुम्हें मूवी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तुम यहाँ पे मूवी देखने के लिए आए हो ना कि खाने के लिए। जॉन विक बोल रहा होता है, मुझे इस मूवी से ज्यादा तुम पसंद आ रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और एक्चुअली ना मुझे आर्ट फिल्म देखना पसंद है, मुझे ऐसी मूवी देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है।
जॉन विक सोच रहा होता है मैं इसको कैसे बताऊं कि मैंने इस मूवी को 3 बार देख रखा है। सबसे पहले अपने पास्ट लाइफ के अंदर, फिर कल नैन्सी के साथ में और आज इसके साथ। अब इस मूवी की कहानी मेरे किसी स्कूल के लेक्चर की तरह हो चुकी है। फिर हमें वेकेशन के 3rd डे का सीन दिखाया जाता है। लीना बोल रही होती है ओपा आपको पता है एक बहुत ही कमाल की मूवी थिएटर पे लगी हुई है। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि ये बहुत ही कमाल की मूवी है। अब जबकि हम लोग बाहर घूमने के लिए आ ही चुके हैं तो हमें चल के मूवी देख लेनी चाहिए। जॉन बोल रहा होता है क्या मूवी? लीना बोल रही होती है आखिर मूवी देखने में क्या ही दिक्कत है? जॉन बोल रहा होता है अरे वो मूवी मत देखो, वो मूवी तो बहुत ही घटिया मूवी है, मैंने आज तक उससे बेकार मूवी कभी नहीं देखी। लीना बोल रही होती है अभी तो मूवी को रिलीज हुए 3 दिन ही हुए हैं, क्या आपने ये मूवी देख भी ली? और आखिर आपने ये मूवी देखी किसके साथ में है? जॉन विक बोल रहा होता है नहीं नहीं मैंने तो किसी के मुंह से सुना था कि ये मूवी बिल्कुल ही बेकार है। लीना बोल रही होती है जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि मूवी कैसी है, और वैसे भी चाइनीज मूवी देखने से मेरी चाइनीज और बेटर होगी। जॉन बोल रहा होता है ठीक है फिर मेरे पास में ऑप्शन ही क्या है, चलो चलते हैं। थिएटर में आने के बाद में जॉन सोच रहा होता है मैं सच में काफी बोर हो चुका हूँ। फिर वेकेशन के 4th डे नैन्सी बोल रही होती है जॉन मैं घर पे अकेली थी, क्या तुम मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हो? फिर 5th डे मेरी कॉल करते हुए बोल रही होती है जॉन मेरे पेरेंट्स ना घर पे नहीं है, आज ना हम घर पे काफी सारे गेम्स खेलेंगे और मूवी देखेंगे। वहीं 6th डे लीना बोल रही होती है बदर हम लोग को शॉपिंग करने चलना चाहिए, वैसे भी जो मेरी मॉम है ना वो सिटी के बाहर गई हुई है। जॉन सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तीनों लड़कियां मुझे बिजी करने का ट्राई कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है। देखा तो मेरी नैन्सी और रीना का जो टाइम है ना वो एकदम लाइन से मैच कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन तीनों ने आपस में बात कर रखा है कि आज के दिन तेरा होगा और आज का दिन मेरा होगा। कहे तो नहीं कि इन तीनों ने मेरे पीठ पीछे टीम बना ली हो। वैसे ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में मैं इन लोगों से नहीं पूछ सकता। बाकी दोनों लड़कियों का तो ठीक है लेकिन मेरी तो मुझे जान से मार डालेगी। तभी जॉन वहाँ पे नोटिस करता है मिस्टर गुओ को। मिस्टर गुओ के स्टोर के अंदर एंटर करते हुए जॉन बोल रहा होता है मिस्टर गुओ आपने स्टोर चेंज कर दी क्या? मिस्टर गुओ बोल रहे होते जॉन तुम कैसे हो? मेरा जो बिजनेस था ना वो उस दुकान में कुछ खास नहीं चल रहा था, इसी वजह से मैं डिसाइड किया कि मैं जगह को चेंज करूंगा। आखिर तुम्हें मेरी जगह कैसे लगी? जॉन बोल रहा होता है दुकान से क्या फर्क पड़ता है, आप तो मेरे लिए सेम नूडल्स बना दीजिए। फिर 4th लेडी को देखते हुए जॉन बोल रहा होता है क्या ये आपकी वाइफ है? गुओ बोल रहा होता है हाँ ये मेरी वाइफ है। जॉन बोल रहा होता है आप दोनों साथ में काफी कमाल के कपल हो। मिस्टर गुओ बोल रहे होते वैसे बच्चे तुम्हें क्या करने के लिए आए थे, तुम्हारा घर तो ऐसे बहुत ही दूर है। जॉन बोल रहा होता है आज मेरे एक दोस्त के साथ में ना अपॉइंटमेंट थी, जब तक वो यहाँ पे आ रही है मैं सोचा कि मैं आपके हाथ का रेमन खा लेता हूँ। वैसे भी आपके जाने के बाद मुझे आपके खाने की बहुत ही याद आई, अभी मैं आपके खाने के बारे में ही सोचा था तभी मैंने आपको देख लिया। मिस्टर गुओ बोल रहे होते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आने वाली है। तभी जो 4th लेडी होती है वो जॉन के लिए खाना लेके आ गई होती है। गुओ बोल रहा होता है तुम तो यहाँ पे बहुत सारा खाना सर्व कर रही हो, जॉन का पेट बहुत ही छोटा है वो इतना खाना नहीं खा पाएगा। वही जॉन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ही स्वीट हो। जैसे ही जॉन खाना खत्म करता है तभी लीना बोल रही होती है ओपा मैं आइसक्रीम शॉप पे हूँ, आखिर आप कहाँ पे हो? जॉन बोल रहा होता है मेरा वहीं वेट करो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिया और हानान को। लीना बोल रही होती है ओपा वो तो आपके दोस्त है ना, देखो उनके साथ में कितनी प्यारी लड़की है ना। वहीं बाहर हम देखते हैं जिया अपने हाथ से हानान को आइसक्रीम खिला रही होती है। हानान बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही अच्छी हो। जिया बोल रही होती है क्या तुम्हें पसंद आया? हानान बोल रहा होता है हाँ आइसक्रीम भी और तुम भी। जॉन बोल रहा होता है वो लोग कहाँ पे है? लीना बोल रही होती है अपने सर को टर्न करो, वो लोग जस्ट आपके पीछे ही है, देखो उनके पास में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आ गई है, पता है वो लोग ना हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तभी जो जॉन होता है वो टेबल के नीचे बैठ जाता है। लीना बोल रही होती है ओपा आप क्या कर रहे हो? जॉन बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेल एक्टिंग कर सकती हो कि तुम यहाँ पे अकेले ही आई थी, मेरे दोस्तों को पता मत चले देना कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, जैसे वो लोग बाहर जाना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। लीना बोल रही होती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप छुप क्यों रहे हो। स्टार्कविन हानान के पास में आते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारा नाम झैंग लिनशेंग है? हानान बोल रहा होता है हाँ मेरा नाम झैंग लिनशेंग है। हानान सोच रहा होते है तो जॉन विक की वाइफ है ना, अगर ये यहाँ पे है तो जॉन विक भी आसपास में ही होगा। जिया बोल रही होती है हानान ये कौन है? हानान बोल रहा होता है ये मेरे दोस्त की दोस्त है। हानान बोल रहा होता है क्या मुझे जॉन विक बुला रहा है? स्टार्कविन बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे तुमसे किस चीज के बारे में बात करनी थी, चलो हम आराम से चल के आइसक्रीम पार्लर के अंदर बात करते हैं। लीना बोल रही होती है ओपा बोलो तो अंदर आ गए। खुशबुसाते हुए जॉन विक बोल रहा होता है मुझे पता है तुम्हें ये चीज जोर से बताने की जरूरत नहीं है। जॉन सोच रहा होता है आखिर कैसी घटिया शॉप है, इसके यहाँ तो बैकडोर भी नहीं है, कहीं इस बेकार शॉप के चक्कर में पकड़ा न जाऊं। वैसे आखिर वो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात को सुन भी नहीं पा रहा। लुई ने आसपास की जगह को ब्लॉक कर दिया है। तभी कोई बोल रहा होता है कि आपको सच में जानना है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। जॉन बोल रहा होता है हाँ जाना तो है पर मुझे आवाज सुनाई दे रही। तभी जॉन सोच रहा होता है ये आवाज तो लीना की नहीं थी।
फिर वो शॉक्ड होते हुए देखता है कि उसके पास में स्टार्क बैठी होती है। जॉन विक बोल रहा होता है आप कैसी हो मिस लियू। लुई बोल रही होती है तो कमाल का कोइंसिडेंस है ना कि हम लोग यहाँ पे मिल गए। फिर जो स्टार्क होती है वो लीना के पास में जाके बैठ जाती है। लीना बोल रही होती है ओपा ये कौन है, क्या आप इनको जानते हो। लीना भी सोच रही होती है लड़की तो बहुत ही प्यारी है, क्या ये लड़की भी ओपा के पीछे है। स्टार्कविन बोल रही होती है शायद से तुम्हारा नाम लीना है ना। लीना बोल रही होती है हाँ मेरा नाम तो लीना है लेकिन आप कौन हो। स्टार्कविन बोल रही होती है मैं जॉन विक की रिलेटिव हूँ। जॉन सोच रहा होता है हाँ वाइफ भी तो एक तरह की रिलेटिव ही होती है ना। लीना बोल रही होती है आप ओपा का रिलेटिव हो ना, इसी वजह से रूडली बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। लीना सोच रही होती है मुझे ओपा के रिलेटिव के ऊपर काफी कमाल का इंप्रेशन छोड़ना है, अगर ये मुझसे खुश हो गई ना तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। स्टार्कविन बोल रही होती है तुम्हें पता है मुझे ना तुमसे मिलना था। लीना बोल रही होती है लेकिन क्यों सिस्टर, वैसे एक सेकेंड रुके मैंने आपकी ना फोटो देखी थी, एक व्हाइट हेयर वाली लड़की थी जिसने की मुझे किडनैप कर लिया था, उसके साथ में आपकी फोटो थी। स्टार्कविन बोल रही होती है मुझे माफ करना असल में जो लड़की थी ना वो मेरी स्टूडेंट है, वो ऐसी शरारतें करती रहती है, लास्ट टाइम तो उसने ये सब इसी वजह से किया था क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई थी। अपने स्टूडेंट की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हालांकि जब हम रेस्टोरेंट में मिले हैं तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से, वह तुम्हें पता है रियलिटी में ना ये हमारा पहली बार मिलना नहीं हो रहा है, जब हम होटल में थे तभी तो हम लोग मिले थे ना। लीना बोल रही होती है हाँ मुझे याद आया, जब हम मॉर्निंग में होटल से निकले थे ना तब हमारी मुलाकात आपसे हुई थी। स्टार्कविन बोल रही होती है मुझे तुम बहुत ही पसंद है, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही कमाल की है। स्टार्कविन के हाथ से मेन्यू लेते हुए जॉन विक बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे खाने के ऊपर खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीना को ना तुम्हारी लास्ट टाइम वाली हरकत का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, उसने ऑलरेडी तुम्हें माफ कर दिया है। लीना बोल रही होती है हाँ सिस्टर वो मैटर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो तो सिर्फ एक गलतफहमी थी ना, और वैसे भी आप बता जॉन विक के रिलेटिव है तो मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ। लीना सोच रही होती है लगता है ओपा नहीं चाहते कि उनके जो रिलेटिव है ना वो पैसा खर्च करे, वैसे सही बात भी अगर कोई रिलेटिव हमारे पास में आता है और पैसा खर्च करता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्टार्कविन बोल रही होती है यहाँ पर तुम तो बहुत ही बेकार रीजन दे रहे हो। लीना बोल रही होती है हम तो एक फैमिली की तरह है ना, आपको यहाँ इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ब्रदर जॉन विक के रिलेशन में क्या लगती हैं। स्टार्कविन बोल रही होती है मैं इसकी आंट हूँ। लीना बोल रही होती है कि आप इनकी आंट है, लेकिन आप दिखने में तो बहुत ही छोटी लगती हो, लगता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप नहीं है। स्टार्कविन बोल रही होती है जॉन विक से पूछ लो, मैं सच में इसकी आंट हूँ। जॉन विक बोल रहा होता है हाँ आंट बिल्कुल सही बोल रही हो। साथ ही जॉन विक सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्टार्कविन की मेमोरी थी वो वापस आ चुकी है और जल्दी अब ये मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। स्टार्कविन उठते हुए बोल रही होती है जबकि तुम लोग को खाना ही नहीं खाना तो मैं चलती हूँ, उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो पक्का से डिनर करेंगे। लीना बोल रही होती है आंट आपका शुक्रिया, ज्यादा टाइम अपना ख्याल रखिएगा। स्टार्कविन बोल रही होती है जॉन तुम्हारी जो एक गर्लफ्रेंड है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, ये तो बहुत ही स्वीट लड़की है। जॉन सोच रहा होता है अभी ये सब क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाते हुए स्टार्कविन बोल रही होती है तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे खाना खिलाने के लिए आई थी, तुम्हें खाने के लिए नहीं। लीना बोल रही होती है ओपा आपकी आंट को मैं काफी पसंद आई ना, देखा मैंने उनके सामने किसी तरीके से बिहेव करा, लास्ट में वो बोल के गई कि मैं आपके गर्लफ्रेंड के तौर पे काफी प्यारी हूँ। ओपा आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए ना। जॉन विक बोल रहा होता है नहीं मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा था। लीना बोल रही होती है वैसे आप किस चीज के बारे में सोच रहे थे। जॉन विक बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पानी में कूद के मरना है कि बिल्डिंग से कूद के, या फिर मैं ज्यादा आइसक्रीम खाकर अपनी जान दे दूं। वैसे छोड़ो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अपने दरवाजे पे आते हुए जॉन विक सोच रहा होता है मैं चुपचाप से अपना सूटकेस पैक करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। लगता है कि स्टार्क उनको सब कुछ याद आ चुका है और ये मेरे लिए बहुत ही खतरे की बात है। जैसे ही जॉन विक घर की लाइटों को ऑन करता है वो देखता है स्टार्क उनको जो कि अंदर बैठी होती है। शॉक्ड होते हुए जॉन विक बोल रहा होता है तुम यहाँ पे। स्टार्कविन बोल रही होती है मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी, वह तुम्हारे गर्लफ्रेंड के सामने मैंने काफी अच्छी एक्टिंग करी ना। जॉन विक बोल रहा होता है हाँ उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। स्टार्कविन बोल रही होती है वक्त आ चुका है हमारे स्कोर का सेटल करने का, आखिर मुझे तुम्हें क्या बोलना चाहिए, जॉन विक या फिर आर्सनिस्ट, या फिर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बुलाऊं, तुम तो एक पर्सनैलिटी में बहुत सारे नाम लेके चल रहे हो। जॉन विक बोल रहा होता है मैं क्या ही कह सकता हूँ वाइफ, तुम्हारा तो घर पे स्वागत है। तभी साइड वाले कमरे में हम देखते हैं जियाओ को जो कि सो रही होती है, लेकिन तभी उसका घर अचानक से हिलने लगता है। जियाओ जॉन विक के घर के ऊपर नॉक करते हुए बोल रही होती है क्या तुम अपने घर के अंदर बॉम्ब बना रहे हो, आखिर इतनी आवाजें कौन करता है। स्टार्कविन जॉन विक को मारते हुए बोल रही होती है तुमने मुझे अपनी वाइफ बना के क्यों रखा। जॉन विक बोल रहा होता है तुमने मुझे पहले हस्बैंड बोला था। स्टार्कविन बोल रही होती है तुम्हें पता क्या चला कि मेरे बॉडी के ऊपर वो मोल कहाँ है। जॉन विक बोल रहा होता है जब मैं तुम्हें हील करा था ना तब मैंने वो देख लिया था, पर एक गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं देखा। स्टार्कविन बोल रही होती है जब तुम आर्सनिस्ट बन के मुझसे बात कर रहे थे
तब तुमने मुझे इतना प्रोवोक क्यों करा? जॉन विक बोल रहा होता है वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मुझे किसी चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा था जो कि मैंने आपके ऊपर उतार दिया। स्टार क्वीन बोल रही होती है जब तुम आइसक्रीम शॉप पे बैठे हुए थे ना, तब तुम उस लड़की के साथ में काफी क्लोज लग रहे थे। तुम्हें ज्यादा लड़कियां पटाने का शौक हो रहा है। जॉन विक बोल रहा होता है लेकिन उसका तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं था ना। आखिर तुम बिना किसी बात के मुझे क्यों पीट रही हो? आगे स्टार क्वीन जॉन विक को पीटते पीटते निशु माउंटेन लेके आ गई होती है। स्टार क्वीन बोल रही होती है किसने कहा कि मुझे गुस्सा आ रखा है? जॉन विक बोल रहा होता है तुम मेरे साथ में कर रही हो ना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बचाया होता ना तो वो दोनों तुम्हें जान से मार देते। स्टार क्वीन बोल रही होती है उस दिन भी तुम छुपके सब कुछ देख रहे थे। अगर तुम चाहे तो बीच में फाइट करके मुझे बता सकते थे जिससे कि मैं बिल्कुल भी घायल नहीं होती, पर तुमने ये नहीं करा बल्कि फाइट के मजे लिए। और जब मैं पिट के बेहोश हो गई तब तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए। जॉन विक बोल रहा होता है जो भी किया लेकिन मैंने तुम्हारी हेल्प तो करी ना। स्टार क्वीन बोल रही होती है बाद में तुमने खुद से मेरे कपड़े चेंज करे और मुझे वही बनाने की एक्टिंग करी। जॉन विक बोल रहा होता है वो सब सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी थी, मैंने तुम्हें टच तक नहीं करा है। स्टार क्वीन बोल रही होती है आखिर तुम कैसे मैन हो जो कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी एडमिट नहीं कर रहा है। जॉन विक बोल रहा होता है जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं एडमिट क्यों करूं? फिर जॉन को मन भर पीटने के बाद में स्टार क्वीन बोल रही होती है तुम ये मार खाना डिजर्व करते हो। तुम्हें लड़कियों के हाथ पकड़ना बहुत ही पसंद है ना, अब तुम किसी का भी हाथ पकड़ने से पहले 100 बार सोचोगे। आगे हमें अगले दिन एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है। न्यूट्यू बोल रही होती है मास्टर आपको आने में टाइम कैसे लग गया था? आखिर सुबह सुबह ही आप कहाँ निकल गई थी? और आपको पता है आने के बाद से आप काफी स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, आपने अभी तक मुझे कुछ बताया तक नहीं। स्टार क्वीन बोल रही होती है मुझे ना किसी को मारने का मन कर रहा है लेकिन मौका मिलने के बावजूद भी मैं इस बंदे को मार नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मैं ये चीज नहीं कर पा रही। वही मिशु माउंटेन में जॉन विक सोच रहा होता है मैं बच गया। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टार क्वीन के इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उसने मुझे जान से नहीं मारा। वैसे अगर देखा है तो यही वो जगह थी ना जहाँ पे मैंने उसकी जान बचाई थी। फिर वापस आते हुए जॉन विक बोल रहा होता है हालांकि ये लड़की बहुत ही रूथलेस है लेकिन फिर भी इसने मुझे छोड़ दिया। ये तो बस बात ये थी कि मैं बहुत ही वीक था, जैसे मैं अपनी पावर को रिगेन कर लूंगा ना फिर मैं स्टार क्वीन से रिवेंज लूंगा। जितना बुली मैं हुआ हूँ उतना ही बुली मैं उसको करूंगा। वैसे आखिर मैं स्टार क्वीन के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे तो सारी की सारी गलती कैप्टन की है, ना उसने अपने बंदे भेजे होते ना ही ये फाइटर वाला गेम हुआ होता। अब उस कमीने को आने दो, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। सीन चेंज होता है, मैं ब्रिटिश सर्जन का सीन दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे जॉन विक अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर मरा था। जॉन विक बोल रहा होता है मुझे इस जगह से नफरत है, मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर यही वो जगह थी जहाँ मैंने उषा के प्रेसिडेंट के साथ में डील करा था। 8 साल तक इस सोसिन में घूमने के बाद में मैंने अपनी आखिरी सांसें भी यहीं पे ली थी, लेकिन वही काम मैं फिर से नहीं करने वाला। मेरी ये लाइफ उस टाइम से काफी अच्छी होगी, हर चीज बदल चुकी है, मैं भी बदल चुका हूँ। आगे जॉन विक के बारे में आ गया होता है। जॉन विक बोल रहा होता है मुझे एक देसी देना। बटलर बोल रहा होता है लड़के तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही कमाल की है, आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको तो पता ही नहीं कि देसी कितनी बढ़िया चीज है, वो आते ही ब्रांडेड बियर मांग लेते हैं। तुम्हें देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जॉन सोच रहा होता है मुझे इस बंदे से मिले हुए काफी टाइम हो गया, 20 साल पहले भी ये मुझे वाइन सर्व कर रहा था और आज भी कर रहा है। पे करते हुए जॉन विक सोच रहा होता है मेरे पास में आखिरी पैसे हैं, क्योंकि स्टार क्वीन ने जाने से पहले मेरे अकाउंट के सारे पैसे गायब कर दिए। अच्छी बात तो ये है कि कैप्टन जिंदा है, मैं उसके सारे के सारे पैसे लूट सकता हूँ। आधे घंटे बाद में जॉन लाइमस्टोन मेंशन के पास में आ गया होता है। कैमरा में देखते हुए जॉन बोल रहा होता है कैप्टन से बोलो कि उसे मिलने के लिए हेल्किंग आया है, हेल्किंग पर्सनली उसको अपनी तरह से रिवॉर्ड देगा। वही कैप्टन बोल रहा होता है ईस्ट एशिया के अंदर मैं अपने काम को काफी बड़ा कर सकता था, लेकिन लगता है कि मुझे वहाँ पे गिव अप करना ही पड़ेगा। मैंने अपने 5 बहुत ही पावरफुल बंदों को खो दिया, इसी वजह से उस कमीने जॉन विक से डील करने के लिए मैंने विजार्ड को भेजा, लेकिन अब तो विजार्ड की तरफ से भी कोई भी न्यूज नहीं आ रही। मुझे तो पता ही नहीं है कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ, क्या वो ठीक है या फिर वो मारा गया। तभी गार्ड अंदर आते हुए बोल रहा होता है बॉस कोई हेल्किंग नाम का बंदा ना गेट पे आया है जो कि आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। कैप्टन बोल रहा होता है क्या वो यहाँ तक आ गया? एक काम करो अपने कुछ लोगों को लेके जाओ, उसको रोकने का ट्राई करो। जब तक यहाँ पे मैं नहीं मरूंगा तब तक एबिस गैंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मैं अपनी जान बचा के एबिस गैंग को बचा रहा हूँ। गंजी वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है बॉस हम उसको रोक के रखेंगे। कैप्टन सोच रहा होता है इस मेंशन के नीचे एक अंडर वाटर केव है, अगर वहाँ वो जॉन विक आ गया तो मैं उसको हरा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जॉन विक ने मेंशन के गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मरते हुए एबिस गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे लीडर अभी जिंदा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जॉन सोच रहा होता है वो यहाँ पे इन सभी लोगों को बेवकूफ बना के निकल गया। कभी कभी तो मुझे इन लोगों के लिए काफी बुरा लगता है, जिन लीडर्स के लिए लोग काम करते हैं वो लीडर्स इनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। आगे जॉन विक कैप्टन के पास में आ गया होता है। कैप्टन बोल रहा होता है तुम्हें मानना पड़ेगा तुमने मुझे पकड़ ही लिया,
वैसे मुझे लगा नहीं था कि हेल किंग इतना यंग होगा। जॉन विक बोल रहा होता है, लगा तो मुझे भी नहीं था कि तुम विजार्ड को भेजोगे मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन लगता है कि उसे तुम्हें बताया नहीं कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो फेल हो चुका है। कैप्टन बोल रहा होता है, जॉन विक विजार्ड के ऑलरेडी काफी सारे दुश्मन है और अगर किसी को भी पता चलेगा ना कि अभी वो काफी ज्यादा घायल है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जॉन विक बोल रहा होता है, लगता है कि ये जानकर कि तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा घायल हो चुका है तुम घबरा चुके हो ना। अगर वो मुझे घुटनों पे आके माफी मांगे तो शायद मैं उसको छोड़ सकता हूँ। आगे बढ़ते हुए कैप्टन बोल रहा होता है, पहले हम लोग फाइट करेंगे, जब तक मैं ट्राई नहीं करता तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम विजार्ड को हरा दो। ये बोलते हुए कैप्टन अपने काफी सारे क्लोन्स को बनाते हुए जॉन विक के ऊपर अटैक कर देता है। जॉन विक बोल रहा होता है, वही घिसी पिटी टेक्निक जो कि लास्ट टाइम यूज किया करता था। ये कैप्टन एक ऐसा बंदा है जो कि मरने के बावजूद भी नहीं मानेगा कि ये मर गया। इसने अपने बहुत सारी लेजेंडरी बॉडी बना रखी है और ये मल्टी डायरेक्शन से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ये चीज मेरी आंखों को धोखा दे सकती है, मेरे सेंसेस को नहीं। ठीक है, मुझे समझ में आया कि रियल कैप्टन कौन है। इन सभी के जो बीच में खड़ा है वही है रियल कैप्टन। फिर कैप्टन के अटैक को रोकते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, तुम तो पकड़े गए। कैप्टन बोल रहा होता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ पे था। जॉन विक बोल रहा होता है, जिस भी बंदे के पास में असली स्किल्स होती है ना वो किसी को भी ढूंढ लेता है। वैसे आखिर तुम फाइट क्यों नहीं कर पा रहे, फटाफट से मुझे अपनी पावर दिखाओ। अगर इतनी पावर के साथ तुम गैंग को बनाओगे तो डिस्ट्रॉय होगी ही ना। कैप्टन बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे विजार्ड को इंजर्ड किया है और सभी को पता है कि विजार्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन में से एक है, पर अजीब बात तो यह है कि तुम तो अभी तक कंट्रोल लेवल पे भी नहीं पहुंचे, तो आखिर तुम कंट्रोल लेवल के बंदों को हरा कैसे रहे हो। जॉन विक बोल रहा होता है, हाँ मैं अभी तक कॉम्बिनेशन लेवल पे ही हूँ, पर जो मेरी स्किल्स है वो इतनी भी खराब नहीं है। अभी मैं और तुम सेम लेवल पे है, अभी हम दोनों में इतना ही अंतर है ना जितना कि सोना और लोहे में। होते तो दोनों ही मेटल ही है, लेकिन दोनों की वैल्यू काफी अलग होती है। गुस्सा करते हुए कैप्टन बोल रहा होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिर जब लोहे की हाथ के पड़ती है तो कैसा लगता है। लेकिन तभी जॉन विक उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन को पीछे हटना पड़ता है। कैप्टन सोच रहा होता है, इस बच्चे की स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा है, पता नहीं क्यों लेकिन इस बच्चे की पावर हर सेकंड के साथ में काफी ज्यादा बढ़ रही है। फिर जॉन विक कैप्टन से बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करना। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, इसका क्या ही फायदा, आज तो अपने घुटनों में बैठे हुए हो। कैप्टन बोल रहा होता है, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, वाटर टाइप की पावर के अंदर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जब तक मेरे आसपास में वाटर रहेगा ना मैं इनविंसिबल हो जाता हूँ। चाहे बॉडी को हील करने की बात हो या अटैक करने की, मैं कहीं से भी कंट्रोल लेवल से कम नहीं हूँ। ये बोलते हुए कैप्टन वहाँ पे रखे हुए पानी को यूज करने लगता है। जॉन सोच रहा होता है, मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम सच में वाटर टाइप यूजर हो। जितना तुम्हारे पास में पानी रहेगा तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, और अगर कोई भी कैप्टन से फाइट कर रहा है ना तो उसको पानी से दूर रहना चाहिए। लेकिन तभी जॉन अपने रूइन की पावर को यूज करते वाटर को कंट्रोल करने लगता है। कैप्टन बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम वाटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जॉन विक सोच रहा होता है, अपनी और विजार्ड की पावर को मिलाने के बाद में मैं हर एक एलिमेंट्री पावर को यूज कर सकता हूँ। लास्ट टाइम मेरी और विजार्ड की फाइट वाटर के पास में हुई थी और उस पूरे फाइट की प्लानिंग ना इसी कमीने ने करी होगी। फाइट प्लान करने में और स्कीमिंग करने में ये बंदा तो बहुत ही कमाल का है। हालांकि मेरी जो ये रूइन वाली पावर है वो विजार्ड इतनी पावरफुल तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं सर्टेन लेवल पे वाटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे ये जो रूइन की पावर है मेरे ऊपर काफी स्ट्रेन डाल रही है, जितनी ये मेरी एनर्जी कंज्यूम कर रही है मैं उतना ही थकता जा रहा हूँ। मुझे जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा वरना मैं खुद कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। फिर वहाँ पे अटैक करने के लिए जॉन विक कैप्टन की तरफ बढ़ गया होता है। हम देखते हैं जॉन विक के एक पंच की वजह से कैप्टन उड़ते हुए जाता है। जॉन विक बोल रहा होता है, क्या तुम ये मान चुके हो कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कैप्टन बोल रहा होता है, मैं लाइफ टाइम अपने एनर्जी के पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी एबिलिटीज को भी यूज कर सकते हो। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं तुम्हें ओसिन लेके चलता फाइट करने के लिए। तुम्हें पता है विजार्ड के बाद में ना मैंने दूसरा ऐसा बंदा देखा है जो कि इतनी अजीबोगरीब पावर को यूज करता है। मेरा मन तो नहीं करा ये मानने का, लेकिन सच में मैं तुमसे हार गया। तभी जॉन विक का जो रूइन वाला बॉल होता है वो टूट गया होता है। जॉन विक बोल रहा होता है, आखिर ये रूइंस गायब क्यों हो रहे हैं, क्या फाइट में हुए आफ्टर इफेक्ट की वजह से मैं कमजोर हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं रूइन की पावर को संभाल नहीं पा रहा। हंसते हुए कैप्टन बोल रहा होता है, मैं तो फालतू ही उम्मीद हार रहा था, मैं तो अभी तक हारा ही नहीं हूँ। फिर वहाँ पे जो केव के अंदर पानी होता है वो भरना स्टार्ट हो गया होता है। कैप्टन बोल रहे होते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, जब तक मेरे आसपास में वाटर रहेगा मेरी जो इंजरीज थी वो काफी ज्यादा जल्दी हील हो जाएगी और साथ ही जो मेरी कॉम्बैट की पावर है वो बढ़ जाएगी। अब तुम देखोगे कैप्टन के पीक की पावर, और वो भी पानी के अंदर। अब जाके मैं ये चीज कंफर्म करता हूँ कि आज मैं नहीं हारने वाला। जॉन विक बोल रहा होता है, एक बार हारने के बावजूद भी तुम बेशर्मों की तरह बोल रहे हो कि तुम नहीं हारने वाले। देखो यहाँ पे वजह से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच को एक्सेप्ट कर लो। कैप्टन बोल रहा होता है, जब तक हम में से कोई एक थके गिर नहीं जाता तब तक ये फाइट खत्म नहीं होगी। तभी जॉन कैप्टन को ऑर्डर देता है कि वहीं के वहीं रुक जाओ।
कैप्टन सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, इस बंदे के कमांड्स को आखिर मैं मान क्यों रहा हूँ, और मुझे क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे जो मेरा माइंड है वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, कोई मेरे पूरे के पूरे मेंटल पावर को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसे ही मेरी मेंटल पावर डिवाइड होती रह गई ना तो शायद से मैं मर जाऊंगा। जॉन बोल रहा होता है मैंने तो बस यहाँ पर छोटी सी चीज का यूज करा है जो कि तुम्हारे मेंटल पावर को तब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक कि तुम कॉलेज होकर मर नहीं जाते। कैप्टन के पास में जाते हुए जॉन विक सोच रहा होता है वक्त आ चुका है ये जानने का कि आखिर जो मेरी एविल ट्री की पावर है वो कितने काम की है। जॉन विक बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है। कैप्टन बोल रहा होता है ये कैसा बेहुदा सवाल है, ऑफ कोर्स मुझे जिंदा रहना है। तभी जॉन विक कैप्टन के अंदर एविल सीड डालते हुए बोल रहा होता है अब से मेरी बात को फॉलो करना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पक्का से मारे जाओगे। फिर अपनी पावर को चेक करते हुए जॉन विक बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ एक एविल सीड डालने की वजह से मुझे अपनी पावर काफी ज्यादा फील हो रही है। वैसे कैप्टन तुमने ये चीज मेरे मुंह से सुन ली है ना तो ज्यादा खुश मत होना। कैप्टन बोल रहा होता है हेल्किंग आज से ही आप एबिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है। आगे जॉन विक होता है वो ऑफिस के अंदर आ गया होता है। कैप्टन बता रहा होता है अभी तक हमारे अंडर में 15 गोल्ड डिगर काम कर रहे हैं जो कि दुनिया के हर एक कोने में फैले हुए हैं। 2 तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और 2 साउथ अमेरिका के अंदर, वही जो 2 बंदे वो भी ईस्ट एशिया के अंदर है। लास्ट टाइम तूने मुझे धमकी दी थी ना, इसी वजह से हम अभी ईस्ट एशिया के अंदर काम नहीं कर रहे। अगर तुम्हारी परमिशन मिल जाती तो हम वहाँ पे भी काम को स्टार्ट कर देते। जॉन विक बोल रहा होता है तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुमने मेरे सारे क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर किया। जॉन सोच रहा होता है यहाँ पे टोटल 15 गोल्ड डिगर्स है जो कि लगातार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन लोगों को भेज रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे लास्ट टाइम डिस्ट्रॉय होकर मिली थी वो इन्फॉर्मेशन मुझे इस बार ऐसे ही मिल गई। जॉन विक बोल रहा होता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या ऑक्टोपस मॉन्स्टर वेबसाइट के ऊपर तुम्हारा कोई अकाउंट है? अगर है तो मुझे दे दो, मुझे तुम्हारे अकाउंट का सारा पैसा चाहिए। कैप्टन बता रहा होता है जो मेरे अकाउंट का यूएसबी है ना वो टेबल के फर्स्ट ड्रॉर में रखा हुआ है और इसका जो पासवर्ड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पासवर्ड है 728292। जॉन विक बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे एक गलती कर दी, पासवर्ड है 728293। आगे तुम मुझे एक डिजिट गलत क्यों बता रहे हो? घबराते हुए कैप्टन सोच रहा होता है आखिर इस बंदे को मेरे पासवर्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। मेरे पासवर्ड के बारे में तो इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता था। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये बंदा इतना एरोगेंट क्यों था, क्योंकि इसको मेरे बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। जॉन विक बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारे आसपास के अथॉरिटी से काफी अच्छी बनती है, मैं यहाँ पे आया हूँ इलीगल तरीकों से। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट कार्ड को वेरीफाई करवा दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये काम कैसे कराओगे, लेकिन बस तुम ये काम करवा दो। मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के बाद में टोक्यो की टिकट करवा देना। फिलहाल के लिए तो यही सारे काम है जो कि तुम्हें करने हैं। ठीक है तो अब बाहर जाओ, जाके डिनर कर लो। मैं ना तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल का खाना लेके आया था। कैप्टन बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैं जा रहा हूँ। जॉन विक बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाया होता, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमारे बीच में कुछ लड़ाई झगड़े थे और तुम्हारे लोगों में से किसी एक ने कुछ सबूत छोड़ दिए थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। मुझे कहना पड़ेगा कैप्टन तुम तो बहुत ही अनलकी हो, सारे काम तो तूने काफी तरीके से करवाए थे लेकिन तुम तो फिर भी फंस गए। कैप्टन बोल रहा होता है हाँ मुझे चीजों के बारे में सब कुछ पता है। जॉन विक सोच रहा होता है कैप्टन के साथ में इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन फिर भी ये खुद को काम रख पा रहा है और यहाँ तक कि इसने मुझे इतनी जल्दी अपना बॉस ही मान लिया है। लगता है कि इस बेचारे को अभी तक पता ही नहीं है कि मैंने इसकी बॉडी के अंदर एविल सीड डाल दिया है। मैं देखता हूँ कि आखिर इसके ऊपर उस एविल सीड का क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा ज्यादा खराब हुआ ना तो मैं टेलेक्सिस का यूज करते हुए एविल सीड को मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फाइट्स के अंदर ये चीज काफी ज्यादा काम आने वाली है। वैसे वक्त आ चुका है छुट्टियां मनाने का, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा काम कर लिया है। सीन चेंज होता है, मैं 5 दिन बाद टोक्यो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जॉन विक सोच रहा होता है जी चैन में वापस आ गया। हम देखते हैं वहाँ पे जॉन विक को अटेंड करने के लिए 2 बंदे आए होते हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है प्रेसिडेंट ने हमको कहा है ना कि आपको सबसे पहले होटल लेके जाना है ताकि आप थोड़ी देर वहाँ पे आराम कर सके, और हमको ये भी बोला है कि हम पता करते रहे कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। सर अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा। जॉन विक बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। वो बंदा बोल रहा होता है हमारे प्रेसिडेंट का बहुत ही जरूरी मीटिंग था, वरना तो आपको ग्रीट करने के लिए पर्सनली आने वाली थी, लेकिन अचानक से आए हुए काम की वजह से उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंसान यानी कि मुझे भेजा। कल सुबह जो प्रेसिडेंट है ना वो आपसे हेडक्वार्टर में मिलेंगी। जॉन विक बोल रहा होता है मीटिंग आगे कैसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हो? वो गार्ड बोल रहा होता है प्रेसिडेंट ने ना डिनर मीटिंग अरेंज करवाई है जिसमें काफी बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं। ये चीज उन्होंने बोला तो बहुत ही पहले था लेकिन आज जाके पॉसिबल हो पा रही है, लेकिन अभी मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, मुझे बस आपको यहाँ पे सेफली होटल लेके चलना है। जॉन विक बोल रहा होता है नहीं मैं अभी होटल नहीं जाऊंगा, मुझे पहले कंपनी लेके चलो। आगे वो लोग कंपनी आ गए होते हैं।
गार्ड बोल रहा होता है, सर मैंने आपके लिए वीआईपी रूम तैयार करवा दिया है, आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए। आप काफी लंबे सफर से आए हैं, इसी वजह से आप काफी थक गए होंगे। जो प्रेसिडेंट है ना वो भी काफी जरूरी बातें कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद में वो पक्का से आप ही के पास में पहले आएंगे। जॉन विक बोल रहा होता है, ठीक है फिर तुम जाओ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है, सर क्या आपको किसी और चीज की भी जरूरत है क्या? जॉन विक बोल रहा होता है, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्रेसिडेंट किससे मिल रहे हैं और किससे नहीं, लेकिन उनको बोलो कि वो फटाफट से मुझसे मिलने के लिए आए। वो बंदा बोल रहा होता है, ठीक है बॉस, मैं अभी जाकर उनको बुला के लेके आता हूँ। अब इसके क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।